हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आप सभी का स्वागत है। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। थंबनेल आप लोग देख ही लिए होंगे। एक गलती और कंपटीशन से आप बाहर हो जाएंगे। वो अभी भी हो सकते हैं, लास्ट में भी हो सकते हैं। तो फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुका है। 18 मार्च 2025 का डेट है और 18 अप्रैल 2025 तक टोटल 1 महीना बचेगा। आप फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं थोड़ा तेजी में चलूंगा, हर एक बातों को समझाते चलूंगा। और अगर आप ये बात नहीं समझते हैं और जल्दीबाजी में स्किप कर आगे बढ़ जाते हैं और फिर बाद में गलती करते हो तो उसमें कोई आपका सहायता नहीं करेगा और ऐसे में हजारों अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं जिनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है और बहुत से अभ्यर्थी फाइनल देकर भी बाहर हो जाते हैं। इस बार भी देखिएगा ना, बहुत से अभ्यर्थी 21,391 में बाहर होंगे। तो हर एक मैं जानकारी दूंगा। मैं आ चुका हूं ऑफिशियल वेबसाइट सीएसबीसी पर और एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से फॉर्म अप्लाई होने का लिए एक्टिव हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट संख्या 01/2025 के अंतर्गत 19,838 पदों की जो भर्ती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए यहाँ से मैं आपको ओके कर लेता हूँ। ओके जैसे ही करता हूँ, क्या मेरे सामने एक पेज खुलता है। पेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन पेज और बिना रजिस्ट्रेशन का आगे प्रोसेस आप नहीं कर सकते। फिर आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा और इसमें 10th 12th का सर्टिफिकेट नंबर देखा जाता है, ये सब आपको डलवा है। फिर आपको आप व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर आप देख सकते हैं कि आपने क्या फाइनल किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, ये नंबर जो दिया हुआ है 6 नंबर। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए होता है तो ये सपोर्ट टीम है जो 9 बजे से लेके 6 बजे तक आपको शाम तक ये आपको सपोर्ट देगा। अगर मान लीजिए कोई पैसा पेमेंट कट गया या कोई भी चीज आपको जानकारी लेना है तो सीएसबीसी का ये आपको ऑफिशियल है और यहाँ पर मेल भी कर आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मेल वाला आईडी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज समझाते चल रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो स्टेप 1 हमारा है रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं तो हिंदी। चलिए एक-एक चीज़ मैं आपको बताते चल रहा हूँ, मैं पढ़ लिया हूँ, हर एक-एक चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले पंजीकरण आपको करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जो भी किया जाएगा अभ्यर्थी का नाम वो 10th के अनुसार किया जाएगा। यानी 10th में जो दिया होगा उसके अनुसार किया जाएगा। कहीं भी आपको जो है ये नहीं लगाना है मिस्टर, मिस, श्रीमती, डॉक्टर, ये सब आपका प्रयोग नहीं करते हैं। राष्ट्रीयता केवल भारतीय नागरिकों के लिए पात्र है ये। मोबाइल नंबर एक वैध सक्रिय मोबाइल नंबर देना होगा और जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों, यानी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना होगा। मोबाइल नंबर वो देना होगा तो एक्टिव होता है, यानी कि चालू है, बंद नहीं, क्योंकि सीएसबीसी इसी मोबाइल नंबर से आपको संपर्क करता है या इसी ईमेल आईडी से आपको संपर्क करता है, ठीक ना? और दोनों सही होना चाहिए। अगर बाद में बंद हो जाता है तो कैसे संपर्क कर पाएगा? इस तरीके से आपको मैसेज कैसे भेज पाएगा? तो ये साफ-साफ निर्देश दिया है और ध्यान में रखिएगा, फॉर्म भरते समय एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भराएगा, एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भराएगा। इसमें भी ये भी चीज़ जानकारी इसमें दिया हुआ है। मैं हर एक चीज़ पढ़कर आपको बता रहा हूँ, तो वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। बिहार राज्य के अधिवास यानी डोमिसाइल जो होना चाहिए, अगर बिहार राज्य के हैं तो हाँ चुनिए, या नहीं है तो नहीं चुन लेना। बिहार राज्य के हैं तो हाँ चुनना है, नहीं है तो नहीं चुनना, ठीक ना? लिंग जो लागू हो, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर जो भी आप हैं वो लिंग। आरक्षण कोटि, तो आरक्षण कोटि वही भरेंगे जो बिहार के पहले नंबर निवासी हैं। और जब अब आरक्षण कोटि बाय द वे मान लीजिए कि आप ईबीसी भरते हैं, तो ईबीसी का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ता है, जब आपको फिजिकल होता है उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये भी बात ध्यान में रखिएगा और जो अदर स्टेट वाले हैं, बिहार राज्य के निवासी नहीं है, वो सामान्य कोटि करेंगे। जनरल जिसे कहा जाता है, जनरल में आपको फॉर्म डालना पड़ेगा, ठीक ना? अब देखिए, ध्यान में रखिएगा, जन्म तिथि हम देख लेते हैं, जन्म तिथि। अब बहुत से महिला का बिहार के हैं, शादी हो गया है, आपको कहाँ कहीं भी आपको शादी बिहार के बाहर हो चुका है, तब पर भी वो बिहार के निवासी हैं। बिहार निवासी होने के कारण वो आरक्षण अपना ले सकती हैं, ठीक ना? निवासी में वो बिहार के डाल सकती हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। अब चलिए जन्म तिथि देख लेते हैं। अब गैर गृह रक्षक है, जो गृह रक्षक हैं वो अलग है, यानी होमगार्ड में जो जॉब कर रहे हैं अलग है, उनको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है और आपको जो है आप गैर गृह रक्षक हैं। आप गैर गृह रक्षक के अंतर्गत ही फॉर्म डालिएगा, ध्यान में रखिएगा, आप गृह रक्षक के अंतर्गत नहीं। इसमें 2 डेट मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, न्यूनतम आयु के लिए 1 अगस्त 2025 मेंशन किया गया है और अधिकतम आयु के लिए 1 अगस्त 2023। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक मिनिमम में लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर मैक्सिमम में लिख दे रहा हूँ, ठीक ना? तो मिनिमम में आप देखिएगा ये दिया हुआ है क्या भैया, 1 अगस्त 1 अगस्त 2025 दिया हुआ है। इसमें आपको कितना 18 वर्ष, किसी भी कैटेगरी में आपको 18 वर्ष से कम नहीं डाल सकते। यानी यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जिनका जन्म 1 अगस्त 2007 के बाद हुआ है, वो नहीं डाल सकते। हाँ, जिनका जन्म 1 जुलाई 2007 को हुआ है, वो डाल सकते हैं। लेकिन 1 अगस्त के बाद हुआ है जिनका जन्म, नहीं डाल सकते। जैसे 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 7, 8, 9, 10 यानी ईयर में अगर देखा जाए तो नहीं डाल सकते। यानी 18 वर्ष तो सब में है। मिनिमम 18 वर्ष तो सबसे भी कैटेगरी में है, महिला पुरुष किसी भी कैटेगरी में मिनिमम तो 18 वर्ष है। चलिए, अब हम देखते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ से गिनना है आपका, यानी उम्र बचा है कि नहीं बचा है, वो गिनना है 1 अगस्त 2023 से।
उम्र हुआ है कि नहीं हुआ है, वो गिनना है 1 अगस्त 2025 तक। उम्र बचा है कि नहीं बचा है या उम्र एक्सपायर कर गया है, ये आपको होना चाहिए 1 अगस्त 2023 तक, ठीक ना? अब चलिए देखिए, समान वर्ग हो गए, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत हो गए, यानी समान वर्ग में वही आ जाएंगे अदर स्टेट वाले। इनके लिए क्या है, इनका 18 से लेके 25 साल तक, मेल या फीमेल दोनों बात करें तो। इनका जन्म तिथि क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए जो मैं समझा रहा हूँ। इनका जन्म तिथि देखिए, नोट में लिख रहा हूँ, 1 अगस्त 2007। ये क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए, पहले, ठीक? और किसके बाद बाद होना चाहिए, यहाँ पर आपको 1 अगस्त 1998 के बाद, यानी 1 अगस्त 1998 के बाद वाले जन्मे वाले व्यक्ति और 1 अगस्त 2007 के पहले जन्मे वाले व्यक्ति, जो भी महिला पुरुष है, जिस कैटेगरी यानी कि समान वर्ग, अदर अदर राज्य वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, जो भी मेल फीमेल है, वो फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज उदाहरण मैं दे देता हूँ, जैसे कि किसी अभ्यर्थी का जन्म हुआ है 2 अगस्त 1998, वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन किसी अभ्यर्थी का जन्म हुआ है 20 जुलाई 1998, वो फॉर्म नहीं भर सकता। कुछ ही दिन के लिए नहीं, आपको एक्सपायर हो गया, लेकिन एक्सपायर हो गया, ठीक? तो आप कह सकते हैं हाँ 2008 वाले नहीं फॉर्म भर सकते, 2009-10 ऐसे कर भी फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उनका एज ही नहीं 18 साल हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म भर सकते हैं उनका मैंने आपको बताया। अब चलते हैं आगे, ये बीसी और ईबीसी के मेल के पहले देखते हैं। तो मेल के लिए 27 साल मैक्सिमम है। इनका कौन-कौन फॉर्म भर सकते हैं? तो फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पर, 1 अगस्त 2007 के पहले, यानी कि पहले, ठीक ना? और फिर क्या यहाँ पर आप कह सकते हो, क्योंकि इनको 2 साल का छूट मिलता है, यहाँ पर आप कह सकते हो 1 अगस्त 1996 के बाद, 1 अगस्त 1996 के बाद और 1 अगस्त 2007 के पहले वाले फॉर्म भर सकते हैं। कौन भैया? तो बीसी और ईबीसी के मेल, मेल सिर्फ। तो फीमेल, फीमेल की बात करें तो इनको देखिए 18 साल का, 28 साल होता है, 18 से 28 साल होता है। ये 1 अगस्त के पहले जन्म होना चाहिए और किसके बाद में जन्म होना चाहिए? 1 अगस्त 1 अगस्त 1995, यानी इनका जन्म कब का होना चाहिए? 1 अगस्त 1995 के बाद होना चाहिए और 1 अगस्त 2007 के पहले होना चाहिए। फीमेल किस कैटेगरी के? तो बीसी और ईबीसी के। चलते हैं अब एससी एसटी की बात करें तो इनका क्या होना चाहिए? इनका भी सेम है, 1 अगस्त 2007 के बाद होना चाहिए, पहले होना चाहिए, यानी पहले। तभी ना 18 वर्ष इनका पूरा होगा, 2007 के पहले, ठीक? ठीक ना? अब देखते हैं, यानी फिर क्या होना चाहिए? इसमें आपको देखिए इनको मिलता है 5 साल का छूट, यानी कि 25 में 5 साल, यानी कि 18 से 30 साल इनको दे रहा है। इस तरीके से इनको अगर देखा जाए, इनका अगर एज देखा जाए, तो इनको ये कौन-कौन फॉर्म भर सकते हैं? तो इनका 1 अगस्त, एक ऐसे में आपको इस पर सब वीडियो बना चुका हूँ, ठीक ना? 1993, ये मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, एससी एसटी में सबके लिए है। 1 अगस्त 2007 के पहले होना चाहिए और 1 अगस्त 1993 के बाद होना चाहिए। क्या 92 वाले फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते। यानी 1 अगस्त 1992 वाला नहीं। और ध्यान में रखिएगा, 1 अगस्त दे रहा है तो 1 अगस्त के बाद कोई भी समय आए, 2 अगस्त, 3 अगस्त, या आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 1993 कोई भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसके पहले ने वाले महीने वाले और साल वाले लोग नहीं भर सकते। महीना हो या साल वाले लोग नहीं भर सकते। वहीं आपको देखिए बिहार के निवासी नहीं है तो वो समान वर्ग के अंतर्गत आएँगे, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। और बिहार के अगर ट्रांसजेंडर है, तो वो आपको बीसी कैटेगरी चाहिए और उनका भी एज क्या है? तो बिहार आज के ट्रांसजेंडर के लिए भी सेम एज है, जो कि आपको ये एससी, एसटी के लिए। एससी और एसटी के लिए जो एज है वो सेम है बिहार के ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर, लेकिन कैटेगरी में उनको बीसी चूज़ करना होगा। एज में उनको एससी, एसटी का छूट मिलेगा, ठीक? इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ये समझिए। इस पर मैं अलग से आपको ले चुका हूँ क्लास। यह डाउट। और बिहार राज्य के गृह रक्षक है ना, तो जो भी मैंने कैटेगरी बताया उसमें 5 साल जोड़ लीजिएगा। हाइपोथेटिकली मानकर चलिए कोई एससी एसटी का अभ्यर्थी है, वो बिहार होम गार्ड में जॉब करते हैं, ठीक? मान लीजिए ए नाम का कोई विद्यार्थी है जो बिहार होम गार्ड में जॉब कर रहे हैं, यानी होम गार्ड में जॉब कर रहे हैं। उनको कितना उम्र में छूट मिली? यानी उनका अगर एक तो 18 से 25 साल उनका उम्र होता है, 18 से 25 साल यानी 25 साल में होता है, इसमें 5 साल और जोड़ दीजिए, यानी ये 18 से 30 साल हो जाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 18 से एससी-एसटी की हम बात कर रहे हैं ना। एससी-एसटी में आपको क्या होता है यहाँ पर, इनका 18 से 30 साल, जब ये होमगार्ड नहीं है तो। लेकिन होमगार्ड होते ही क्या होगा, यहाँ पर 5 साल जुड़ जाएगा, यानी 18 से 35 साल के बीच वाले जो भी अभ्यर्थी फॉर्म, इस स्थिति में 5 साल का और छूट मिल जाता है। इसलिए ना मैं आपको बताता हूँ, देखिए छूट मिला है ना सब में। देखिए इनका देखिए ये 30 हो गया है 25 से, 18 से 30, फीमेल भी 18 से 30, ईडब्ल्यूएस में भी 18 से 30, 18 से 30,
ये ईबीसी बीसी में भी 18 से 32 हो गया है, यानी 5 साल का बढ़ा है। ये 18 से 33, यानी कैटेगरी तो बढ़ेगा ही, यानी कि इस कैटेगरी में जितना छूट मिलता है ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा 5 साल आपको मिल जाएगा। तो 5 साल का जो छूट मिलता है 5 वर्ष का, वो फायदा होता है। और अभी जो 15,000 भर्ती पर आपको बिहार होमगार्ड हो रहा है, इसमें आप देखिएगा कि अगर आपका हो जाता है तो 5 साल छूट मिलेगा, और ये 5 साल में ये भर्ती तो नहीं पकड़ाया, लेकिन अगला भर्ती जरूर आपसे पकड़ा जाएगा, और उसमें आपका 50% सीट भी रिजर्व होता है बिहार पुलिस में। इस स्थिति में इसमें आप बाजी मार सकते हैं, ठीक ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से आप लोग बिहार होमगार्ड का कीजिए। अब उपयुक्त चीज़ आप लोगों ने पढ़ लिया, आगे आपको आगे पढ़कर आपको बढ़ना है। बढ़ने के बाद आपको फी कितना देना है भाई, पंजीकरण के लिए फी कितना दें? ध्यान में रखिएगा कि फी रजिस्ट्रेशन के समय ही लिया जा रहा है, यानी बिना फी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। क्यों? ये ज़रूरी था इसलिए क्योंकि बहुत से लोग बस ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करते रहते थे कि संख्या कितना है, फॉर्म कितना भराया है, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। ही जब जोड़ दिया तो बहुत ये कौन पैसा बर्बाद करने जाएगा जी, बहुत कम लोग होगा। तो कौन-कौन देखिए, सभी कोटि के गैर अधिवासी यानी जो भी अदर स्टेट वाले हैं, वो उनको ₹675 मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक? समान वर्ग यानी बिहार के अधिवासी और ईडब्ल्यूएस वाले और ईबीसी, बीसी वाले, ये सभी मेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना? ये कौन वाला? यूआर समान वर्ग जनरल जिसे कहा जाता है ईडब्ल्यूएस और ईबीसी और बीसी वाले, इनको ₹675 देना होगा, ठीक ना? वहीं अदर स्टेट जैसा आपको देना होगा। बाकी सभी बिहार की लड़कियों के लिए ₹180 है और एससी, एसटी, महिला, पुरुष दोनों के लिए ₹180 है और बिहार राज्य के ट्रांसजेंडर के लिए ₹180 है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, सफल भुगतान के बाद अभ्यर्थी जो होंगे, ये अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ पंजीकरण प्राप्त करेंगे और ये ध्यान में रखिएगा कि ये सभी आपके पास होना चाहिए, भविष्य के लिए आपको रखना होगा। अभ्यर्थी को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, एक पंजीकरण के लिए एक ही भुगतान करना चाहिए, बस ध्यान में रखें। किसी भी मामले में सफल पंजीकरण के बाद आपका शुल्क नहीं लौटाया जाएगा, एक बार आपका पंजीकरण हो गया तो फिर पैसा नहीं लौटाया जाएगा। भुगतान करने के बाद पंजीकरण फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए भुगतान भरने से पहले अभ्यर्थी विवरण को जाँच कर ले, यानी कि कोई भी आप पेमेंट कर देते हैं तो फिर परिवर्तन नहीं। अगर बिजली, इंटरनेट या कोई विफलता के कारण या बैंक धीमा काम कर रहा है बैंक आपका, इसके कारण जो आपका पैसा फँस जाता है, वो 7 दिन के अंदर आपको लौटाया जाएगा। 7 दिन के अंदर क्या होगा आपका लौटाया जाता है, ठीक? आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में आपको आवेदन स्वीकार नहीं होगा, तो आपको डेट रहते फॉर्म भर लेना है। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश कीजिए। पंजीकरण अगर रद्द करना है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, किसी का नाम गलत हो गया, किसी का जाति गलत हो गया, उसको कैंसल करना है, क्या रद्द करना है अब पंजीकरण, तभी आप आगे सुधार कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। उसमें क्या करना है, अपना आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। मोबाइल जिस मोबाइल से रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या आप रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको जन्म तिथि सबमिट कीजिएगा, वहां पर आपको खुल जाएगा आपका और वहां कैंसिल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देगा, वहां पर कैंसिल आप कर सकते हैं। अब ये कैंसिल कीजिएगा तो आपका जो मोबाइल और ईमेल आईडी से भरे थे वो फ्री हो जाता है और फिर उससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सही वाला। एक अभ्यर्थी एक ही बार करेंगे अप्लाई। जब भी आपको फॉर्म अप्लाई कीजिएगा आपको तो रद्द करने के लिए भी और रजिस्ट्रेशन होने के लिए भी आपका ओटीपी आता है, यानी ओटीपी होगा। रद्द करने के लिए ओटीपी इसलिए भेजा जाता है कि आप ही अभ्यर्थी है ना, आप ही का नंबर है ना, ये आपको ओटीपी भेजा जाता है। रद्दीकरण के बाद अभ्यर्थियों ने पंजीकृत नंबर और संदेश प्राप्त होगा, जिससे वो पंजीकरण रद्दीकरण का उल्लेख होगा कि हाँ, आपका रद्द कर दिया गया ओटीपी में, ये चीज़ ठीक। पंजीकरण रद्द करने के बाद अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मुक्त कर दिया जाता है कि वो दोबारा फॉर्म भर सके, लेकिन एक मोबाइल नंबर से और एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भर सकते। देखिए, ये चीज़ सभी चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया और ध्यान में रखिएगा, आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है, तब तक आपको 10+2 होना चाहिए, यानी 10+2 आप पास होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम पढ़ लेते हैं, पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ लिए, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो पेज आपको खुलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोसीड पर क्लिक करूँगा, पेज खुल गया। पेज खुल गया ना, तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या सीएसबीसी के नंबर, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो भी भरना होगा 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार भरना होगा। तो आपको जो आपको अप्लाई किया जा रहा है, आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपना नाम डालना होगा। बाय द वे मान लीजिए मेरा नाम अमित है, अमित, यहाँ पर मैं अपना लिख देता हूँ कुमार, मिडिल नेम और यहाँ पर सरनेम तिवारी, जो है लिख देते हैं, ठीक। देखिए ये चीज़ मैंने लिख दिया। यहाँ पर सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी में हम तो इंडियन है, इंडियन ही चूज़ करना है आपको। सिलेक्ट एप्लीकेंट हो गया, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर हमको सिलेक्ट करना है। तो मोबाइल नंबर देखिए, मोबाइल नंबर मैं को एंटर कर दे रहा हूँ। यही मोबाइल नंबर है जिस पर आपको संपर्क भी आप लोग करते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 629983878732। ये हो गया आपका मोबाइल। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस, ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस में कोई भी ईमेल एड्रेस फालतू-फालतू मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर
एफ जी टी @ ऐसे आप अल्तुआ फल्तुआ मत बनाइएगा, ठीक ना? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हम बना रहे हैं gmail.com। यहाँ पर देखिए, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि आगे के प्रोसीजर करने के लिए ज़रूरी है ये, ठीक? ये हो गया आपका मेरा ईमेल आईडी। मान लीजिए मतलब मेरा नहीं है, अल्तुआ-फल्तुआ है। अब क्या आप डोमिसाइल है स्टेट का, अगर आप बिहार के अधिवासी हैं तो बिहार भरिएगा, नहीं है तो नो भरिएगा, नहीं है तो नहीं है भाई। अगर बिहार के हैं तो यही चीज़ तो समझने की चीज़ है कि यही थोड़ा बहुत जो गलती हो जाता है वो आपको बाहर कर देता है या बाद में आपको बाहर कर सकता है। तो यहाँ पर हम बिहार के अधिवासी हैं तो हम बिहार का डालेंगे। अब ये कह रहा है कि सिलेक्ट दो एप्लीकेशन जेंडर, जेंडर भी ध्यान से यानी कि जल्दीबाजी में अब जेंडर ही अपना बदल दीजिएगा, ठीक ना? तो जेंडर में हम क्लिक करेंगे क्या यहाँ पर हम हैं मेल भैया तो मेल करेंगे, ठीक ना? जो जैसा होगा वो करेगा। फिर सिलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन यानी मैं रिजर्वेशन के अंतर्गत, तो बाय द वे मान लो हम कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। हम यहाँ पर अगर बाय द वे मान लो हम अपना फॉर्म भरते हैं ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस करेंगे। अगर अदर स्टेट वाले हैं तो क्या करेंगे? वो चूज़ करेंगे आपको जनरल। अगर बीसी वाले हैं तो बीसी वाले, तो हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ठीक ना? तो यहाँ पर है कि आपको क्या है You have selected EWS category. Please make sure to submit relevant certificate time of document verification. साफ साफ बोल रहा है कि जो भी आप करते हैं वो आपको क्या देना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस किया, अगर यहाँ पर यहीं पर मैं आपको कुछ और कर देता हूँ, जैसे मान लो ईबीसी वाले चाहे बीसी वाले बीसी कर देता हूँ तब पर भी कि आपको बीसी कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट रिलेवेंट देना होगा। यहाँ पर मैं आपको जो भी कैटेगरी भरिएगा तो उसको सोच समझ कर भरिएगा, ठीक ना? आगे चलते हैं। अब देखो, ये अगर कैटेगरी में गलती करते हो ना तो बाद में प्रॉब्लम होता है, आपको बाहर कर दिया जाए। सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ बाय द वे मैं गलती डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ क्योंकि देखिए, डेट ऑफ बुढ़ा गया आदमी डेट ऑफ बर्थ है, 7 मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए नहीं आप मान लीजिए साल में बदल देते हैं और मान लीजिए 2000 ठीक तो ये साल हो गया। अब ये देखिए ये क्या दे रहा है कि आर यू होमगार्ड ऑफ बिहार स्टेट क्या आप होमगार्ड में जॉब करते हैं? जी नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? करते हैं तो हाँ करेंगे यस। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर देगा होमगार्ड नंबर आपको क्योंकि नंबर आपको मिलता है। फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग आपको कब ने किया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनरोलमेंट यानी किस डिस्ट्रिक्ट में आपको एनरोलमेंट हुआ है, ये आपको होमगार्ड वाले भरेंगे, ठीक ना? लेकिन हम तो होमगार्ड है ही नहीं है तो यहाँ पर हम नो क्लिक करेंगे, नो क्लिक करेंगे और क्या करेंगे आगे प्रोसीड हिट करेंगे तो देखिए ये सभी के सभी देखिए मेरा आपको सब निकल कर आ गया। ये चीज़ देखना है कि क्या गलत है क्या? देखिए ये सभी चीज़ में आपको एक बार अगर गलती हुआ तो आपका काम तमाम हो गया। देखिए यहाँ दिया एप्लीकेट तो ये सही होना चाहिए सभी आपको अल्फाबेट जो होना चाहिए स्ट्रेंथ के अनुसार सही होना चाहिए। आप इसके चलते बाहर भी क्योंकि जब नंबर बराबर होता है तो अल्फाबेट भी देखा जाता है। इंडियन तो सही है, मोबाइल नंबर तो आपका ये हो जाएगा, ईमेल आईडी ये हो जाएगा और डोमिसाइल यस बिहार का अगर है तो यस आपको है। अब यहाँ पर जेंडर देखिए मैं मेल हूँ तो जेंडर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पर और आपको जो डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ अगर किसी में भी त्रुटि है अगर कोई लग रहा है कि नहीं सर जी हम गलत भरे हैं तो आपको क्या करना है एडिट एप्लीकेट डिटेल पे जाना है क्या करना है यहाँ पर आपको सही कर लेना है एडिट वाला पर एडिट जाकर सही कर देना है क्योंकि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन बटन आगे क्लिक कर देते हैं तो मेक पेमेंट पर करेंगे तो फिर आपको बदलाव नहीं जैसे कि भाई मान लो कि हम सब चीज पढ़ लिए पढ़ने के बाद हमारा सब चीज सही पाएगा फिर से मैं बता देता हूँ अगर गलत कुछ होता है एक बार मिला लेना है ध्यान से किसी के यहाँ फॉर्म भी भरवाने अगर आप चाहते हैं बाय द वे मान लीजिए किसी के पास आप फॉर्म भरवाने जाते हैं, उस समय आपको क्या करना होगा? उस समय ये सभी चीज़ें क्या करना होगा आपको भरना होगा और उस समय आपको देखना होगा कि वो फॉर्म भर रहा है तो किस तरीके से भर रहा है और क्या-क्या चीज़ डिटेल्स डाल रहा है आपका, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर मैं मान लो कि क्लिक पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, सब चीज़ मैं देख लिया कि नहीं सही है, गलती नहीं है मेरा सभी क्या-क्या चीज़ नहीं गलती है? नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी और आपको जेंडर ये सब आपको गलती नहीं होना चाहिए। ये यस हम कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम कैप्चा डाल देते हैं। देखते हैं वैसे तो नहीं लेगा ये, लेकिन हम डाल कर देखते हैं। FHE ई एल ठीक ये कैप्चा होता है यहाँ पर ये कैप्चा होता है इस पर हमने आपको क्लिक कर दिया अब देखते हैं क्या चीज दे हाँ अब मेक ए पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे मेक ए पेमेंट हैव यू वेरीफाइड टू डिटेल्स ओके हमने कर दिया फिर आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल यस यस दो बार देखिए अब वार्निंग आपको दे हमने सबमिट कर दिया है अब देखिए यहाँ पर कुछ जो आपको मैंने गलती किया है और इसमें कुछ जरूर है कि मैंने क्या किया है कि जो वैध है वो चीज मैंने नहीं डाला है इस तरीके से ये बोल रहा है फिर से ये कैप्चा कर रहे थे ये ए एच मैंने वैध नहीं डाला है ईमेल आईडी और बहुत ऐसा चीज़ है जो कि गलत डाले हैं। तो हो सकता है उस चलते ये फिर से ये कह रहा है तो यहाँ देख लेते हैं। आ गया है AHN छूट जाता है ना जी और क्यू क्या हो गया? फिर गया क्यू क्यू AHNQ ये देखा जाता है कि आप ही हैं जो हाँ ओके हाँ देखो खुल गया। ये आपका पूरा का पूरा
तो यहाँ पर जो है पेमेंट कीजिएगा। आप जब पेमेंट कीजिएगा तब जाकर रजिस्ट्रेशन होगा, तब जाकर देखिए अमाउंट में जैसे ईडब्ल्यूएस डाला गया था 675 दिखा रहा है ना, तो ये कटेगा और बैंक चार्ज जो भी लगेगा वो भी कटेगा, ठीक? इस तरीके से आपका ये फॉर्म है, ठीक ना? और फॉर्म भरते समय इस बात को शुरू में रजिस्ट्रेशन में तो गलती नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है जो कि कैटेगरी जैसे कि आपका नेम, ये भी कैटेगरी आपको जो है मेरिट में डिसाइड होता है। आपका क्या मेल यानी जो जेंडर गलती हो गया तो काम खत्म हो गया। बिहार के हैं कि नहीं ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कैटेगरी गलती हो गया तो वो भी, डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया तो वो भी, बाकी छोटा-मोटा गाँव के नेम में, पोस्ट के नेम में, डिस्ट्रिक्ट के नेम में, ये बाकी छोटा-मोटा जो गलती होता है उसे सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो कैटेगरी को जो आपको क्या मेरिट को प्रभावित करेगा उसे कहीं ना आपको किया जा सकता है। इसलिए ये सभी बातें ध्यान से भरने के बाद आगे आप फॉर्म भरने वाले पर सबमिट कर सकते हैं और आगे फॉर्म भरने वाले पर जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पेमेंट करना पड़ेगा, मेरे पास उतना पैसा है नहीं कि मैं पेमेंट कर ये सब काम आपको करने जाऊं, ठीक? यहाँ पर आप जाइएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, जैसे बता रहा हूँ। समझने की कोशिश की, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन था, स्टेप 2 जो था फिलअप आपको फॉर्म करना था। तो जैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा उसे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, कैप्चा डालिएगा और सबमिट कीजिएगा। तो उसमें आपको आपका नेम फिर से पूछेगा, सब चीज़ डिटेल्स पूछेगा, फिर आपको 10th का 12th का सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, रिजल्ट आपको जो है उसका नंबर पूछेगा और वो सारा का सारा सबमिट कर दिया जाएगा फॉर्म को, ठीक ना? उस तरीके से। अब चलते हैं मेनली चीज़ और आपको जो कि आप लोग बार-बार पूछ रहे थे कि क्या चीज़ और भी ज़रूरी है इसमें, तो और भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ध्यान में रखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए, थोड़ा संयम बनाकर सुनिए। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप क्या कीजिए कि वो डॉक्यूमेंट्स पहले बनवा लीजिए। अगर आपके पास निवास नहीं है, तो आप पहले निवास बनवा लीजिए। अभी आपके पास एनसीएल नहीं है, तो पहले एनसीएल बनवा लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक ना? यानी आपका जो बनवाने का लास्ट डेट है, वो है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल है ना जी? तो 18 अप्रैल 2025 तक आप बनवा लीजिए। अगर आप बनवाए हुए हैं फिर क्या दिक्कत है? सर 1 साल के अंदर आप बनवाए हुए हैं तो दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए ये जो प्रैक्टिस होता है ये तो मैं बताऊँगा ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सफलता हो, सुनिश्चित हो, तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हैं बिहार पुलिस में 19,838 आपको पदों की जो भर्ती है, इसमें चल रहा है विजेता 2.0 और इससे आप जॉइन करते हैं तो इसमें फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि सभी के सभी एक जगह मटेरियल, सभी के सभी सेट, सभी सभी प्रैक्टिस, सभी के सभी ऑनलाइन के टेस्ट के साथ-साथ पीडीएफ वाला टेस्ट, सभी मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा, थ्योरी, क्लास सब चीज़ मिल जाएगा, लंबा क्लास चलेगा। क्योंकि बहुत कम समय मिला है एग्जाम की तैयारी करने के लिए और उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक? ये आपको विजेता बैच का भी ऑफर चल रहा है, ये कहाँ से? तो स्टडी मोड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर लाइव कोर्स में जाइएगा या आपको बिहार पुलिस वाला कोर्स में जाइएगा, दोनों में जाइएगा तब पर भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा और यही कोर्स आपको ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला जो कोर्स है ये आप ले सकते हैं, ठीक? अभी ऑफर चल रहा है, इसका फायदा उठाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा और वहाँ से रीच कर सकते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सामाजिक विज्ञान का जो 12 बजे क्लास होता है, ये क्लास होता है पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको दिया जाता है और बेस्ट तरीका से इसे प्रैक्टिस कीजिए और आज भी क्लास होगा 12 बजे और उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप फॉर्म भरने से पहले सचेत हो जाइए। तो 12 बजे ये दोपहर में क्लास होता है और साइंस का जो यूट्यूब पर क्लास होता है, जो कि आपके ये क्लास ये होता है साइंस का, वो आपको 9 बजे होता है, 9 बजे रात को होता है। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहा कीजिए और प्रैक्टिस किया कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, परफेक्ट बन पाइएगा और रिजल्ट ला पाइएगा, ठीक? तो ये सभी मैंने आपको जानकारी इसलिए दी है यार रातों को जग कर आपके लिए वीडियो बनाया, तो देखिएगा। लेकिन मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि आप लोग कोई गलती ना करें, गलती कीजिएगा ना, ये एक सब आपको पछतावा होगा। हर एक फॉर्म को भरते समय आपको कुछ ना कुछ सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। आपको पता है कब बाहर किया जाता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के समय होता है और वो भी फिजिकल लेने के बाद होता है, सभी फिजिकल के बाद। आप समझिए कि आप एकदम लास्ट प्रोसेस में आपको बाहर किया जा रहा है, शुरू में नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती के चलते, तो अफ़सोस बहुत होता है। अफ़सोस ना हो पाए, गलती ना हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया और एक-एक चीज़ समझा दी आपको और एक-एक चीज़ आप अगर समझ गए होंगे, तो आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। एक से अधिक फॉर्म मत भरिएगा, नाम बदल-बदल कर ये गलती कीजिएगा तो आप पकड़ा जाइएगा, क्योंकि हर चीज़ थंब से जुड़ा हुआ है और जब भी वेरिफिकेशन होगा आप तुरंत पकड़े जाएँगे, ठीक? तो मैं बेहतर आपको बता रहा हूँ, इसका उपाय लगाइए और अच्छे तरीके से फॉर्म भरिए। अब बात रहा विजेता बैच का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, विजेता 2.0 का। सोमवार से क्लास स्टार्ट है, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए, उस पर पीडीएफ आपको मटेरियल मिल जाएगा, सिलेबस भी एक-एक पॉइंट मैं आपको समझा कर कराऊँगा और हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिएगा। बाय-बाय।